गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ना है ना। यस मैम। शुरू से ही शुरू कर लेते हैं, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा के किस टाइप का क्वेश्चंस होता है। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है इंटीग्रेशन में हम एक्चुअली करते क्या हैं? इंटीग्रेशन में मैम इंटीग्रेशन में हम लोग करते क्या है, या फिर इंटीग्रेशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कोई भी कुछ भी बोल सकता है जो समझ आ रहा है। मैम इंटीग्रेशन में मैम जैसे कोई भी एरिया है या कुछ भी है तो उसको छोटा पार्ट के लिए जो एरिया को निकाला जाता है मैम, उसी को ना बोलते हैं। एक मिनट, इंटीग्रेशन उसका प्रोसेस क्या कहता है, मतलब अच्छा चलो बोल सकते हैं। देखो, इंटीग्रेशन जो है ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। एक तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या मतलब ये है जो कुछ भी हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट करना है। मतलब कुछ मिला ऐसा, कुछ नंबर है जिसको आप ब्रेक किए जा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में। जैसे कुछ एरिया, गुड मॉर्निंग, एरिया था उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिवाइड हम करते चले गए और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिवीजन हो जाए देन दैट इज एक्चुअली डिफरेंट, और उसी को जब हम सम अप तो फिर वो इंटीग्रेशन है। तो दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एक मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था एज अ लिमिट ऑफ सम, कुछ टर्म बताया था। जब लिमिट ऑफ सम की बात आती है मतलब हम लोगों ने पूरा एरिया को डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था। इसमें मैंने आपको बताया था, कितना याद है पता नहीं मुझे, बट पूरा एरिया मान लो कुछ ऐसा है, और इस एरिया कर रहे हैं, इस एरिया को हम डिफरेंट स्ट्रिप्स में, चूंकि हमें ये एरिया पूरा कवर करना है और ये कर्व है, एरिया अंडर कर्व, और ये स्ट्रेट लाइन होता तो आप आराम से एरिया निकाल लेते बाय मेंसुरेशन। लेकिन यहाँ पे एरिया चूंकि कर्व में है तो हम लोग क्या करते थे, इसको डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। और वो छोटे छोटे एरिया का कर्व निकाल लेते थे, उसके हिसाब से उसका सम कर देते थे, तो हम लोगों को लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। तो दो टर्म में डिफाइन किया जाता है, दो वे तरीका है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो। एक तो सिंपली डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा टर्म, और दूसरा है एज अ सम ऑफ, एज अ लिमिट ऑफ सम। ये एरिया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ पे अगर लार्जर नंबर भी ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिवीजन का सम कर रहा है तो उसको एज अ लिमिट ऑफ सम की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली हमें एरिया निकालना होता है। तब हम लोग, और ऐसे अगर डिफाइन करो तो वो एरिया का जो भी, सॉरी, डिफरेंशिएशन का जो भी टर्म था उस डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स टर्म है। अब वो इनवर्स टर्म मीन्स जस्ट अपोजिट फंक्शन, जो भी आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे डिफरेंशिएशन में और इसमें समेशन कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो याद रखिए क्या टर्म है डिफरेंशिएशन। अब देखो, चूंकि यहाँ बोल रहा है कि इंटीग्रेशन जो कुछ भी है वो अपोजिट प्रोसेस, जो भी इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे डिफरेंशिएशन में, अगर उसी में कुछ करेक्शन हो, उसी का इनवर्स फॉर्मूला हो, तो हमें रिजल्ट इंटीग्रेशन का। ठीक है,
देख लेते हैं इसका कुछ फॉर्मूला। ये डिफरेंशिएशन डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। देन देखो जो जनरल फॉर्मूला है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या फॉर्म है और समझते हैं एग्जैक्टली वो आया कैसे। जब इस टर्म का आप देखना x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये आ रहा है। अब उल्टा करो, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो। अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, तो बता सकता है इस टर्म का डिफरेंशिएशन के बाद रिजल्ट क्या आता है? x to the power n ओ एन x to the power n होगा। x टू द पावर n आ जाएगा, यस मैम। कर देंगे और माइनस। अब देखो फॉर्मूला इसी चीज को बता रहा है कि आपका इनवर्स प्रोसेस कैसे है। इस टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा। मतलब क्या इनवर्स प्रोसेस है, बोल सकते हैं। यस मैम अगर यस मैम। x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा। x हो जाएगा। log x 1 by log x का डिफरेंशिएशन सबको याद होगा 1 by x है और 1 by x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x होगा। मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बाकी सारे फॉर्म में भी आप देख सकते हो, अगर 1 by x माइनस 1 by x का डिफरेंशिएशन करिए आएगा क्या 1 by x स्क्वायर और 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा तो ये आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, वही फॉर्मूला सारा अगर हमें मिल जाए इस फंक्शनल फॉर्म में तो हम कह सकते हैं वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। मतलब दोनों फॉर्मूला आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। देखो इस टर्म में भी, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 2 रूट एक्स। 1 by 2 root x 2 cancel, simply 1 by root 2 x, cancel। so dx वही टर्म है। तो इसलिए ये सारा फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। आप आइदर डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या इंटीग्रेशन का सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। सब फॉर्मूला ये दोबारा बोलने बताने का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा ना आपका, वो आपको इन सारे फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना सबसे आसान है। अब आप मतलब अगर मान लो कन्वर्जन कर पाते हो, कोई भी फॉर्म दिया हो, कुछ क्वेश्चन है कुछ भी दिया हो, अगर उस फॉर्म को आप कन्वर्ट कर लेते हैं इस फंक्शन में तो आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे मिल जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो पहला अगर सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम अगर इंटीग्रेशन में आपको मिलता है, सबसे लो लेवल का क्वेश्चन अगर हम कहें तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा या फिर आप उसको कन्वर्ट करके फॉर्मूला में ला सकते हैं, फॉर्मूला में अरेंज करके लिख सकते हैं। ये दो तरीका है। अब देखो क्वेश्चन दिया है, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, एक मिनट, उसको भी कुछ बोलना होगा, हैंड रेज करना, ठीक है। तो ये फॉर्म अब देखो सबसे लो लेवल का जितना भी ये है cos x sec स्क्वायर x, ये सारा टर्म आप पढ़े हुए होंगे और नहीं है तो फिर अभी भी ये सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन का चांस ना रहे। और ये जरूरी है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के लिए और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के लिए। cot x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन log sin x, ये भी ध्यान में रखना, यूज करना होगा। cos x का डिफरेंशिएशन log tan x by 2, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो cos x आ जाएगा। तो ये सारा टर्म्स जो भी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे उससे कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूला है, तो ये सारा याद कर लो। अब देखो अब सबसे इनिशियल लेवल का, हाँ इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है
1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 by अंडर रूट n माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। सो ये सारा फॉर्मूला देख लेना। अप्रॉक्स 28 फॉर्मूला है इन सब पे बेस्ड, और एक फॉर्मूला इसका है दो, ये लिमिट ऑफ सम के बेसिस पे है, तो ये खैर अभी छोड़ दीजिए। इनफाइनाइट ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का है ना, ये सारा ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का सारा टर्म है, तो ये याद रखना। चलो ठीक है। उसके बाद सबसे लो लेवल का क्वेश्चन होगा, जितना भी सब लो लेवल का क्वेश्चन कहने का मतलब है वो सारा क्वेश्चन इन सब फॉर्मूला में से किसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन का है तो वही यही है। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम ले लें, मान लो इवेलुएट करना है tan स्क्वायर एक्स को, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, इतना लिस्ट है ना, इस लिस्ट में ढूंढो तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको नहीं मिल रहा होगा। देख लो एक बार, tan x का है, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, बट sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जन पॉसिबल है, और हम अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाता है, वैल्यू पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे इजीएस्ट लेवल का जो क्वेश्चन होगा पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो यहाँ पे वही किया गया है, tan स्क्वायर एक्स को देखो कन्वर्ट कर दिया गया है sec स्क्वायर। sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का आपको पता है ऑलरेडी, ये हमने बाय फॉर्मूला से देख लिया है। दिस टर्म इज इक्वल टू tan x एंड dx का इंटीग्रेशन x। सबसे इजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन यही होगा, मतलब क्वेश्चन जो भी फॉर्म में दिया हो, अगर आपको उसका पहले ये देखना है कि इसका इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं, इसका इंटीग्रेशन आप बाय फॉर्मूला जानते हैं या नहीं, सबसे पहले ये चेक करो। अगर आता है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर नहीं आता है तो उसको उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ये बात? क्लियर है? बताइए। हाँ शुभम बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है मैम, हाँ बोलिए। जैसे मैम जैसे 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आ जाता है। ये कैसे होता है मैम? x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, और 1 का 1 का करते हैं तो आता है। इंटीग्रेशन सिंपल है, सिंपल है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा ना, अभी बता रहे थे, आपको याद है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको, ठीक है। अब इसी में अभी जस्ट आपने वो पूछा क्या, x टू द पावर 1 है, कुछ x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन को बोल सकते हो x टू द पावर 1 है। जब x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या होगा, 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स का पावर क्या हो जा रहा है 0, और समथिंग टू द पावर 0 का मतलब कुछ भी हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ का पावर 0, दैट मीन्स 1। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 1, ठीक है। अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू 1, सिंपली 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 ऐसे हो जाता है, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, जस्ट अपोजिट अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। शिवम क्लियर है? तो इनवर्स प्रोसेस है तो 1 का हो जाएगा वो, बोलिए। यस मैम। तो देखो पहला
क्वेश्चन सबसे, अब ये देखिएगा इंटीग्रेशन में होता है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन होता है और बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बेसिक फॉर्म है, आप नोट कर लो पहले। क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन जो सबसे लो लेवल का क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा या फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करके फॉर्मूला पे ला सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपका देखो ये भी है, कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स का भी अगर आप लिस्ट में देखेंगे फॉर्मूला, कहीं नहीं मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, बट हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास। देख लीजिए इसको भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, बट इसके लिए फॉर्मूला सारा रट लेना होगा तब पता चलेगा आपको। देखो कॉट स्क्वायर एक्स कहीं नहीं दिख रहा है, कॉट एक्स तो दिख रहा है बट कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते बाय फॉर्मूला, तो हम क्या कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स में, और हमारे पास कन्वर्जन का तरीका है। और इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, वैल्यू पुट कर दिया, निकल गया, दैट इज द आंसर। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका यही होने वाला है, जो सबसे लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, शायद आपने पढ़ा भी हो। अब देखो इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो तरीका है क्वेश्चन का, एक ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन अगर 1 + sin 2x dx है, ज्वाइन कर लो, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमें पता है। कन्वर्जन पॉसिबल है यहाँ, जैसे देखो 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और sin 2x जो है दैट sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। यहाँ पे आपको करना क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको करना क्या हो रहा है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, मतलब हम लोग फिर से वही चीज कन्वर्जन कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल हमारे पास फॉर्म है उस फॉर्म को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और यही तरीका यहाँ भी सॉल्व किया गया है, यहाँ भी वही तरीका है कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, क्योंकि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद आप कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है मैक्सिमम केसेस में, हमेशा नहीं रहेगा बट रहता है कहीं ना कहीं। तो ये ब्रेक कर लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है हमारा, स्क्वायर है sin x cos x, ये हमारा फंक्शन आ गया। ये sin x फंक्शन cos x आ गया है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो ब्रेक करके, तो ये टर्म cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस सम कांस्टेंट। ये सम कांस्टेंट जो हम लोग लिखते हैं, ये टर्म क्यों आता है, कोई बता सकता है? वाई c इज देयर? हम हर जगह इंटीग्रेशन में आपने सुना होगा कि हर जगह एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। हाँ वरुण बोलिए। मैम कांस्टेंट इसलिए देते हैं क्योंकि एक्यूरेट नहीं निकलता है उसका वैल्यू, तो इसलिए कांस्टेंट हाँ देना पड़ता है। हाँ, इसको अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहो ना, तो जैसे देखो कोई टर्म होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में लिखा हो, क्वेश्चन ऐसा हो डिफरेंशिएशन में x + 2 है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को, मान लो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, dy/dx रख लीजिए, ये डिफरेंशिएशन है। अब चूंकि इसको x को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 1 आपको आएगा, पता है। जब 2 को डिफरेंशिएट करते हो तो याद होगा आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख दिया करते थे। सो 0 लिख देते हैं मतलब कुछ कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन तो आपने डिफरेंशिएट करके 0 लिख दिया। अब जब इंटीग्रेशन बोल रहे हैं तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आप डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो आपने इंटीग्रेट करके इसको तो ले आया है 1 का इंटीग्रेशन, आप किसी चीज को इंटीग्रेट करो, अब इंटीग्रेट करोगे तो इसका 1 का इंटीग्रेशन तो आप x लिख दोगे, लेकिन इस 0 इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व था उसका क्या होगा, इसीलिए एक टर्म कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं
जहां इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है। एक टर्म कांस्टेंट ऐड कर देने से क्या होता है, अगर फंक्शन हमारा जो भी रहा हो उसमें वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तो हम इंटीग्रेट करके ले आते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होता है हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, जो एक्यूरेटली नहीं कर पाना कहा जाता है जनरली। तो इस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो वो 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे वी हैव टू ऐड सम कांस्टेंट, इसीलिए c ऐड कर दिया जाता है। अब ये c2 भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, बिकॉज c हमें एग्जैक्टली पता नहीं किस फंक्शन को डिफरेंशिएट, आप x+2 का डिफरेंशिएशन करो या फिर x+3 का डिफरेंशिएशन करो, टर्म क्या आने वाला है 1+0 ही आने वाला, इंटीग्रेट करोगे तो ये c आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, हम नहीं बता सकते, इसलिए बस c लिख देते हैं। हाँ शिवम बोलिए। मैम जैसे आप बताएं x का डिफरेंशिएशन करके 1 आया, और जैसे मैम 1 का इंटीग्रेशन करके वो प्रूफ कर दीजिए ना x 1 का इंटीग्रेशन प्रूफ करें, अरे इनवर्स यस मैम, ये प्रूफ तो हुआ होगा ना मैम, तब ना x आया। प्रूफ हुआ है, प्रूफ आपका मैंने एक बताया था ना क्लास में, जब इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लेते हैं लिमिट ऑफ सम ऐड करके लेते हैं तब उसका टर्म इंटीग्रेट करते हैं। वो फॉर्मूला मैंने एक बार आपको क्लास में शुरुआत में आप लोगों को बताया था, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था एज अ लिमिट ऑफ सम करके जब हम निकालते थे, या फिर d/dx जो इंटीग्रेट करते हैं ना, रुको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक लिमिट ऑफ सम है, इंटीग्रेट करते हैं d/dx जब हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल अच्छा रुको, इसको ना हम लोग लिमिट ऑफ सम में करके सॉल्व करके दिखा देंगे। अभी ये देख सकते हैं इससे, जैसे हम लोग अभी फॉर्मूला देख रहे थे ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उससे कर सकते हैं। जैसे आप देखो ना, इसी का सेम चीज तो है ना, ये फॉर्मूला जब आपने लिखा इसी फॉर्मूला से ना अभी हम लाए थे x का वैल्यू 1 डिफरेंशिएट करके, इसी का इनवर्स प्रोसेस ये है ना, तो वो वही आ जाएगा। इसको प्रूफ ऐसे किया जा सकता है, बट अभी प्रूफ वाला पार्ट उसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे रखोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी बता देंगे, ठीक है। अभी फॉर्म ऑफ इक्वेशन पहले देख लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होता है ना वो उसमें वेरिएशन की वजह से बहुत दिक्कत होती है, आपको यही नहीं पता चलता है ना। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि जो क्वेश्चन मिला है उसको किस फंक्शनल फॉर्म पे ब्रेक करें कि रिजल्ट हमारा आ जाए, मतलब सॉल्व हो, सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे ये सारा फॉर्म आपका वही है, कन्वर्जन करके सॉल्व कर लोगे, ये सारा फॉर्म इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, सॉल्व किया है आप लोगों ने, बताओ। नंबर्स ये प्रोसेस छोड़ दीजिए, ये बताइए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, से यस और नो, नहीं किया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, यहाँ भी वही कन्वर्जन इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। अब देखो डिनोमिनेटर में x+5 है, ठीक है, तो और हमारे पास न्यूमरेटर में x+3 है इंटू x है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको x+3 को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में टर्म है वही आ जाए। जैसे देखिए x+5 कर दिया, -2 कर दिया, किसके लिए, सिर्फ 3 के लिए, x+5 -2 कर दिया। और ये तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, अगर हम चाहें तो इसमें कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, किसका जो फॉर्म, जो आपका टर्म आने वाला है डिनोमिनेटर में, वो टर्म एक सिंगल आ जाएगा और इसको आप ब्रेक करके रख सकते हो, मतलब x इंटू x+5 और -2 टाइम्स x/x+5। ऐसा कर देने से क्या हो गया कि ऐसे आप ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में जो ला रहे थे रिजल्ट, ये सिंप्लीफाई करना आपको मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें ऐसा तरीका नहीं था जिसमें दो टर्म्स के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम कर सकें। जैसे देखो ये टर्म x है, x इंटू x+3 है, तो
x इंटू एक्स प्लस 3 का हम इंटीग्रेशन करना अभी तक नहीं सीखे हैं। बोलिए सौरभ। इसमें मैम लेट करके बनाने वाला है क्या? लेट करके भी बना सकते हो, लेकिन हाँ यही चीज कहा ना, क्वेश्चन का देखो हर लेवल पे जैसे जैसे आप नया नया टर्म्स पढ़ोगे ना, उसका यूज इन्वॉल्व होता जाएगा, और जब तक नहीं पढ़े हो तो उसको क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर रहे हैं जो हम लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ ऐसा करने से क्या हो रहा है, x + 5 कैंसिल हो जा रहा है। Yes, ma'am. ऐसे हमें प्रोडक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, x² + 3x करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको बेस ले लीजिए, सेम कर दीजिए, वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। हालांकि आप इतना जानते हैं, अभी जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि इसका प्रोडक्ट करके हम x² डिवाइडेड बाई x + 5 और 3x + 5 करके भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े हैं अगर, तब हम ऐसे भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों का इंटीग्रेशन अगर लाओगे ना, रिजल्ट वही आने वाला है। तो ये सब तो खैर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो हाँ, sin³ x dx, sin³ x का भी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए हुए हैं, कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। जो लिस्ट पढ़ा था उसमें कहीं भी sin³ x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। और पता है sin³ x जो है वो इस फंक्शनल फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब sin3x = 3 sin x - 4 sin³ x फॉर्मूला होता है, और ये ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू हम जानते हैं। यहाँ से हमें पता है sin³ x को इधर कर दो, अपोजिट साइड लेके चले जाओ, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये जो टर्म है 3 sin x, तो हम जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं, sin 3x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसलिए ये कन्वर्जन करके हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए? यहाँ पे 3 sin x मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, अब 3 sin x को अलग से इंटीग्रेट कर लो, sin 3x को 1/4 आपको पता है, sin x का 3 कांस्टेंट है, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x - cos x, एंड इसको पता है sin 3x का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x/3। सो ये इंटीग्रेशन करके हम ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। क्या किया है यहाँ पे भी, जो फॉर्म हम नहीं जानते हैं उसको कन्वर्ट कर दिए, जो फॉर्म हम इंटीग्रेशन जानते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, sin⁴x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, देन कन्वर्ट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ भी आप कर लो, किसी भी सिचुएशन में आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तो पहले स्टेज पे हम लोग सारा इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके बाद सब्स्टिट्यूशन टर्म आता है, इंटीग्रेशन विथ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हमें बहुत का पता है और कुछ टर्म है जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर इंटीग्रेशन ये हो x² × 1 + x³ एंड दैट टू द पावर 3/2 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में पहले यही चेक करना होता है क्वेश्चंस कैसे बनने वाला है। तो सब्स्टिट्यूशन में आप देखोगे, अगर इस टर्म को 1 + x³ को हम z कंसिडर कर लें, 1 + x³ को z कंसिडर कर लें, तो देखिएगा इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो। जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² dx आ जाएगा। इस टर्म का डिफरेंशिएशन x³ 1 + x³ का अगर इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 3x² dx आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों साइड तो ऑब्वियसली dz। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x² dx का वैल्यू जो है वो 1/3 dz हो जा रहा है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे? देखो, इस टर्म को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस टर्म को z कंसिडर कर रहे हैं, तो दूसरा जो टर्म बचा है ना, वो टर्म का अपने आप डिफरेंशिएशन आ रहा है।
मतलब एक फंक्शन को अगर आप z कंसिडर कर लें और उसको डिफरेंशिएट करें तो दूसरा फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कभी भी अगर फंक्शन, आप एक फंक्शन को z कंसिडर कर लो, उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, साइड में डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। ये हमारा क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। जहाँ एक्स स्क्वायर और dx, ये जो टर्म आ रहा है ना एक्स स्क्वायर dx, इस टर्म को इधर से एक्स स्क्वायर और इधर से dx का वैल्यू 1/3z आ जा रहा है। ये जो टर्म आ रहा है, एक टर्म को हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा टर्म उसका डिफरेंशिएटेड वैल्यू आ रहा है, उसका डेरिवेटिव है, तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ऐसे अगर हम करें तो ये वैल्यू आ गया। अब अगर इसी चीज को एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू 1/3 dz से रिप्लेस कर दिया गया, और ये टर्म आपने z कंसिडर किया था और z का पावर 3/2 कंसिडर कर लिया। अब इस टर्म को आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/3 कांस्टेंट है, z टू द पावर 3/2 dz है, तो z टू द पावर 3/2 जो देख रहे हैं उसका इंटीग्रेशन z टू द पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके इतना टर्म ला देंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप सब्स्टिट्यूशन वाला टर्म इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जब एक टर्म को z कंसिडर कर लें और दूसरा टर्म उसका डेरिवेटिव आ जाए, तभी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये कोई बना सकता है, ये एक टर्म है, एक प्रोडक्ट, दो टर्म का प्रोडक्ट है, साइन स्क्वायर के साथ ये टर्म है और ये टर्म है। किसी एक को z कंसिडर किया, इस टर्म को z कंसिडर कर लिया, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा वैल्यू आना चाहिए। अगर आ जाता है तब सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये सेकेंड लेवल का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में, जिसमें सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होता है, और ये भी कहीं ना कहीं बेसिक इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर कन्वर्जन ऑफ दैट या फिर सब्स्टिट्यूशन। ये बताइए ना, ये क्वेश्चन ट्राई करिए तो सॉल्व होगा। जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे, जो प्रीवियस में कभी पढ़ा होगा, जो आपने पढ़ा है, अभी की बात नहीं कर रहा, जो कुछ भी पढ़ा है या फिर जो कुछ भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। नहीं हो सकता है किसी से, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ रोहित बोलिए, क्या हुआ, सॉल्व हो जाएगा? यस मैम, हो गया। हो गया, क्या आंसर आ रहा है बताइए? -1/3 cos 2x³ + 3x + c। -1/3 cos 2x³ + 3x + c। देखो नहीं, आंसर तो कुछ और आ रहा है। तो देखो यस मैम, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर है ना। यस। चलो देखो इसको कैसे बनाया है। एक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन है तो चेक करना है पहले किस फंक्शन को क्या कंसिडर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x³ + 3x को z कंसिडर कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएशन इसका करके चेक कर लो। तो दिस इज 3 × 2 6 x² dx + 3 टाइम्स dx, x का डिफरेंशिएशन dx लिख रहा है dz। अब देखिए इस पे dx अगर हम कॉमन ले लें हो जाएगा, और 3 भी कॉमन ले लें तो 3 टाइम्स 2x² + 1 dx आ जा रहा है। 3 हम हटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं, बिकॉज टर्म यहाँ देखिएगा आपको ये मिल जा रहा है 2x² + 1 dx दैट इज इक्वल टू dz 1/3 dz। अब देखो अगर हम इस फंक्शन को z कंसिडर कर लें, इस फंक्शन को z कंसिडर कर रहे हैं,
तो डिफरेंशिएट करने पे 1/3z का वैल्यू ये आ जा रहा है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यही चीज आपको अप्लाई करना है। तो इसको लिखा जा सकता है 1/3 z 1/3 और ये z हो जाएगा sin स्क्वायर z dz। तो वही लिखा हुआ है देखो 1/3 dz और sin स्क्वायर z। sin स्क्वायर z का हम डिफरेंशिएशन जैसे सॉरी नॉट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, पहले भी पढ़ा था। sin स्क्वायर z का डिफरेंशिएशन हमारे इंटीग्रेशन हमारे फॉर्मूला में नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं जानते हैं। फिर उसको कन्वर्ट कर दिया कॉस में। 1/3 इज अ कांस्टेंट, तो बाहर कर दिया 1 माइनस cos 2x/2 dz। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 आ जाएगा आपका यहाँ वाला टर्म, माइनस या फिर 1/2 सीधे बाहर कर लीजिए, 1/6 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन dz के टर्म में cos 2z dz इंटीग्रेट कर लो, dz का इंटीग्रेशन z sin 2z cos 2z का इंटीग्रेशन sin 2z/2 एज इट इज। अब इसके बाद जब इतना कर लिया तो z का वैल्यू लास्ट में पुट कर दिया जाता है। z का वैल्यू क्या था देख लो, 2x³ + 3, ये टर्म 2x³ + 3x दैट इज इक्वल टू z, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/6 2x³ + 3x माइनस sin 2 z का वैल्यू /2। दिस इज द रिजल्ट। मतलब हम लोगों को करना क्या होगा, ये चीज हर स्टेज पे चेक करना होगा कौन सा फंक्शन है, और इसमें आप आराम से कर सकते हैं चेक। देखो ये जो नंबर है ना, पावर जिसका ज्यादा है ऑब्वियसली उसको डिफरेंशिएट करके स्मॉल पावर आएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा, मोर और लेस आइडिया मिल जाएगा कि इसको z कंसिडर करना है ना कि इसको z कंसिडर करना है। जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो पावर 3 है, यहाँ पावर स्क्वायर है, तो पावर 3 वाले को हम z कंसिडर डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2 आ सकता है। लेकिन पावर 2 वाले को अगर इन केस अगर आप z कंसिडर कर लें बाय मिस्टेक, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये टर्म तो कभी नहीं आएगा। तो आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कौन सा टर्म को आपको z कंसिडर करना है। तो जिसका पावर हायर दिखे, जिसके टर्म्स आपको पावर हायर दिखे, हमेशा उसी को z कंसिडर करिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इस टर्म को हम मान सकते हैं z, ना कि इसको मानेंगे। अगर हम इसको मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो और पावर कम हो जाएगा, तो हायर पावर तो मिलने वाला नहीं है। तो जिसका भी पावर हायर होगा उसी को z मानना, ना कि इसको मान लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब सब्स्टिट्यूशन आसान हो सकता है। अदरवाइज आपने ये भी, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये ही क्यों हमने कंसिडर किया z, हम ये भी कंसिडर कर सकते थे। तो हम लोगों ने इसलिए इसको किया है बिकॉज इसका पावर हायर है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन में मैंने कहा ना, ये भी लिख लो कहीं नोट करके, सब्स्टिट्यूशन में कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू तो वैसे ही टर्म्स को लिखते हैं जहां एक का डिफरेंशिएशन करें तो दूसरा टर्म आ जाए। किसी भी फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन अगर इंटीग्रेशन यूज करना है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, दैट मीन्स आप एक टर्म को डिफरेंशिएट करो तो दूसरा टर्म आ जाए। और अगर ऐसा हो सकता है तभी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ वरुण बोलिए। मैम 20 नंबर से आगे का फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लेंगे। पीडीएफ भेज देंगे, कोई बात नहीं, अच्छा देख लो। ओके। छोटा हो जाएगा।